साहित्यिक पत्रकारिता की बात या अपने व्यक्तिगत जीवन की बात, दोनों में से साहित्यिक पत्रकारिता पर तो पिछले महीने भर से लगातार उसी को हम लोग घोट पीस रहे हैं। उसी पर हमने हंस का विशेषांक निकाला और उसी के बारे में अब भी बात हो रही है, इसलिए उस पर मेरा कुछ नया कहने का मन नहीं है और नया कहने के लिए है भी नहीं। सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि साहित्यिक पत्रकारिता साहित्य के जो साहित्य अलमारियों में कैद हो सकता है, पाठकों के पास सीमित सर्कुलेशन या सीमित पठन के लिए जमा किया जा सकता है, उसको गति देने वाली चीज़ साहित्यिक पत्रकारिता है। मैं कहता हूँ साहित्य को के पहिए के रूप में से देखा जाना चाहिए, जो बाकी लोगों तक, शेष पाठकों तक, समान सोचने वालों तक साहित्य को पहुंचाता है, बल्कि साहित्य को जीवित रखता है। साहित्य बड़ी सुंदर चीज़ है। आप उसके ज़रिए अपनी तस्वीर देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, सुखी दुखी हो सकते हैं, लेकिन उनको बड़ा संप्रेषण देने के लिए, दूर तक पहुंचाने के लिए साहित्यिक पत्रिकाओं की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ साहित्यिक पत्रिका का अर्थ करीब करीब वही है जो नागरिक पत्रिका जैसा का होता है, जिसमें भाषा पर, शब्द शक्ति पर, रीतियों पर वगैरह वगैरह उन्हीं समस्याओं से जूझना होता है जो साहित्य के अपने अनुषंग हैं, यानी जो उसके हिस्से हैं। लेकिन इस जड़ साहित्यिक पत्रकारिता से अलग हिंदी में एक चीज़ रही है, शायद उसका कारण पहले नवजागरण या नवचेतना रहा होगा, उसके बाद जो सामाजिक आंदोलन यानी स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, कि हमारी साहित्यिक पत्रकारिता कभी भी शुद्ध साहित्य केंद्र यानी विश्वविद्यालय साहित्य केंद्र की पत्रकारिता नहीं रही। उसमें हमेशा बाहर से आने वाले तत्वों को समाहित किया या जोड़ा अपने साथ। वो पत्रकारिता चाहे द्विवेदी जी के वक्त में रहा हो या प्रेमचंद के हंस के वक्त में रहा हो या चांद जैसी पत्रकार रही हो, जो उसने मारवाड़ी अंक और फांसी अंक और क्या क्या अंक ज़बरदस्त तहलका मचा दिया था। इसके बाद फिर प्रेमचंद का हंस आया, चाहे विप्लव आया, बाद में दूसरी पत्रिकाएं आती रहीं। उन सब ने साहित्यिक समस्याओं को लिया, साहित्यिक समस्याओं के साथ सामाजिक समस्याओं को लिया। कोई भी इकलौती और अकेली ऐसी पत्रकार नहीं थी जो सिर्फ साहित्य की बात करती हो। राजनीतिक समस्याओं को लिया, साहित्यिक समस्याओं को लिया। और जब हमने सोचा कि अगर हमको प्रेमचंद के हंस को लेना है तो हम उनकी विरासत के रूप में उनकी चेतना लेंगे, उनकी सामाजिक जागरूकता लेंगे, संवेदनशीलता लेंगे, भविष्य दृष्टि लेंगे और इसी के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद का कीर्तन करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था व्यक्तिगत रूप से। हमको उनकी एक जो मानसिक या बौद्धिक या कहना चाहिए कि साहित्यिक विरासत थी, उसके साथ जोड़ना था। इसमें निश्चित रूप से अपने समय की कुछ साहजिक यानी संकलन किया जा रहा था हंस की बहसें। तो हमने पाया कि 600 पेज की 2 वॉल्यूम बन गए हैं और वो बहसों का अंत नहीं है। और उन बहसों में किस तरह के लोगों ने शिरकत की और किस तरह के लोगों ने हिस्सा लिया, देखकर ताज्जुब होता है। सूची को देखकर ताज्जुब होता है कि
कौन से विषय थे जिन पर हमने बहसें नहीं की। धीरे धीरे मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से या पढ़ते हुए कि हमारे साहित्य का क्षेत्र बहुत सीमित है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत सीमित है, मानसिक क्षेत्र तो छोड़ दीजिए। भौगोलिक क्षेत्र मुश्किल से, यानी स्वतंत्रता से पहले या बाद, हिंदी साहित्य का ख़ास तौर से कलकत्ता, पटना, दिल्ली, विभाजन से पहले थोड़ा सा लाहौर, यही पटरी थी जो अखिल भारतीय होने का और पूरे विश्व का होने का दावा करती थी, और इसी में लिखा जाता था और इसी में मरते थे। और ख़ास तौर से पटना से लेकर दिल्ली तक की जो दूरी थी वही उसके केंद्र में थी। ये जो घुटन वाला, और इसमें मध्य वर्ग का सिर्फ साहित्य होता था। मध्य वर्ग का वो वर्ग जो थोड़ी सी जिसके पास फुर्सत होती थी वो अपनी बात कहता था, अपनी समस्याएं लेता था, और बहुत कुछ सामाजिक दंश उसे परेशान करता था तो जाके नौकर नौकरानियों के बारे में सहानुभूति से लिख दिया, किसी भिखारी या इस तरह के, वही एक तरह का ये बाहरी लोगों के लिए सहानुभूति थी। हमने आरक्षण के बाद, या कहना चाहिए कि स्वतंत्रता के लोकतंत्र के बाद, जो नई शक्तियां उभर रही थीं, जिनको आवाज़ की ज़रूरत थी, जिनकी आवाज़ जो सुनाई नहीं देती थी, उनकी तरफ से बोलने वाले सारे लोग थे। वो खुद कैसे बोलते हैं ये हम लोग नहीं जानते थे। कोशिश की कि हम उनको केंद्र में लाएं, उनको उनकी कम से कम आवाज़ तो सुनाई दे। वो किस तरह की ज़बान बोलते हैं, किस तरह के दुख दर्द बयान करते हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं, इन सब को लाने के लिए हमने थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा, लेकिन हुआ। यही स्त्रियों का रहा, अल्पसंख्यकों का रहा। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमने हंस को एक इंक्लूसिव पत्रिका, एक्सक्लूसिव पत्रिका नहीं, इंक्लूसिव पत्रिका बनाने की कोशिश की, और उसके साथ और दूसरे विषयों को लिया। इसमें शुरू में थोड़ा सा जैसा होता है कि बहुत बिखराव भी रहा होगा, दृष्टि का वो फोकस भी केंद्रीकृत नहीं होगा, बहुत चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगा। और परेशानी है कि अपनी बात करनी पड़ती है कि ये लगभग असंभव हो गया उस स्नॉब और विश्वविद्यालयीन साहित्य के लिए, जो सिर्फ कुछ ख़ास किस्म के लोगों को और ख़ास तरह के लोगों को ही साहित्यकार मानता था। उनके लिए यह संभव हो गया कि वो इस दलित और स्त्री विमर्श को की उपेक्षा कर सकें। उसको केंद्रीय धारा में वो आज भी नहीं मानते। केंद्र की धारा तो उनकी अपनी वही है जो साहित्य की परंपरा दे दी गई है, और जिसमें जो 100 साल पहले या 50 साल पहले मरे हुए लोग शामिल होते हैं, जिंदा लोग नहीं होते कभी। उनको उनकी वो समस्याएं हैं लेते हैं। लेकिन आज स्थिति अलग डिपार्टमेंट खुल गए। बड़ा कष्ट ये है कि यानी अलग दलित डिपार्टमेंट, महिलाओं के डिपार्टमेंट सारे अलग खुल गए, तो अब साहित्य अकेला बेचारा क्या करे। तो वो जो जिसे मेन स्ट्रीम साहित्य कहते थे, उसको झक मार कर अपने आप को तोड़ना पड़ा और इनके साथ शामिल होना पड़ा। आज भी बड़े रिजर्वेशंस और बड़े संकोच हैं दलितों के साहित्य को और स्त्रियों के साहित्य को मेन साहित्यिक धारा मानने में। खैर, ये साहित्य की उठापटक है, द्वंद्व है, चलता रहेगा। ये किसी पत्रिका को जीवंत बनाता है। उसमें जितनी भी पत्रिकाएं जुड़ी, उतना हमको लगा कि अच्छा लगा कि हमारी बात आगे फैल रही है, सिर्फ हम तक सीमित नहीं। उन कंसर्न और उन चिंताओं को लेकर लोग और भी लोग हैं, सोच रहे हैं, साथ आ रहे हैं। बाकी उनमें एक है, और भी पत्रिकाएं रही होंगी, कथा देश है उनमें, जो स्वतंत्र रूप से
अपने प्रयासों से जैसे तैसे निकालते हैं। और पत्रिकाएं होंगी, साधन संपन्न संस्थानों से निकलने वाली पत्रिकाओं की तो बात मैं नहीं करूँगा। उनके साथ जहाँ एक सुविधा होती है अच्छे प्रेजेंटेशन की, अच्छे वितरण की, वहाँ और बहुत सी सीमाएं होती हैं। बहुत क्रांतिकारी और बहुत रेडिकल किस्म की चीज़ें वहाँ नहीं छप सकती। धर्म की भी सीमा थी। बहुत राजनीतिक रूप से जो उग्र लगती हैं वो चीज़ें नहीं आ सकती। नैतिक रूप से जो अश्लील या इस तरह की लगती हैं वो नहीं आ सकती। ये सीमाएं उनके साथ हैं। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि इस 20 में 25 वर्षों में 30 वर्षों में नैतिकता की परिभाषाएं, नैतिकता के संकोच, रिजर्वेशंस टूटे हैं। लिखना, महिलाओं ने जिस तरह से लिखना शुरू किया है और जिस साहस से लिखना शुरू किया है, उसको चाहे आज बेशर्मी कहा जाए, कुछ कहा जाए, लेकिन वो उनकी बात है। वो अपने ढंग से कहते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम आज भी वो जजमेंट वाली जगह, एक जज की जगह को नहीं छोड़ना चाहते। हम तय करना चाहते हैं कि ये नैतिक है, ये नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए। तय करने वाले की एक न्यायमूर्ति बनने की आकांक्षा और दम्भ हमें संस्कार में मिला हुआ है। उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। हम उनकी बात को उनकी तरह, उनकी शर्तों पर समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कुंठा से मुझे लगभग रोज़ दो चार होना पड़ता है। साहित्यिक पत्रिका मैं समझता हूँ कि एक जीवंत दायित्व है साहित्य के लिए, जो हमें बाकी दुनिया से जोड़ता है। साहित्यिक दुनिया में, हिंदुस्तान में ही दूसरी भाषाओं में साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, हिंदी में भी हैं, पर बहुत कम है। अंग्रेज़ी में मैं अभी भी याद नहीं कर पाता कि इधर साहित्य अकेडमी की पत्रिका को छोड़कर एक आध दो होगी या कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं। ये ज़रूर है कि उनके दैनिक और उनके साप्ताहिकों में भरपूर साहित्य होता है। हिंदू में जो साहित्य निकलता है मंगल के दिन, वैसा शायद किसी अच्छी से गंभीर पत्रिका में नहीं निकलता होगा। ये दायित्व तो उन्होंने उठाया हुआ। दुर्भाग्य से ये सुविधा हमें नहीं है। हमारे यहाँ की पत्रिकाओं में या दैनिक और साप्ताहिकों में साहित्य लगभग अछूत है, या फिर छौंक की तरह से थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है। आगे की साहित्यिक पत्रकारिता कैसी होगी मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो पाखी का, लोग कहते हैं, लोग तारीफ करते हैं मेरे संपादकीय की, और मैं जानता हूं कि जो वो नहीं होता तो मुझे कितने लांछन और कितने आरोप सहने पड़ते हैं। मैं प्रेम भारद्वाज के संपादकियों का भक्त होता जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो जिस एकाग्रता और तीखेपन के साथ लिखते हैं वो बहुत कम लोग लिख पाते होंगे। लिखती अपने रमणिका जी भी हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन रमणिका जी मूल रूप से राजनीतिक हैं और पढ़ाने वाले प्रोफेसर को तो ध्यान रहता है कि 45 मिनट बाद बात ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन राजनेता को जो गेट मीटिंग करते हैं या बाहर भाषण देते हैं उनको समय का कोई ध्यान नहीं होता। रमणिका जी अपने 20 पन्ने का, 25 पन्ने का, 30 पन्ने का लिख देती, एक अलग से किताब छप जाए। वो संक्षिप्ति नाम की चीज़ बहुत कम होती है। निर्मला जी ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिए, मैं उनका आभारी हूँ। ये उनकी मेरी लड़ाई शुरू से है। बात यह है कि बहुत ये अध्यक्ष नहीं, रीडर नहीं, डीन वगैरह पता नहीं क्या क्या जो होते हैं वो सब